गोरखपुर गांव में शांति एक करीब घर की थी, पर उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वेदा और शिवा का जन्म हुआ था। सारा परिवार बड़ा ही खुशी जीवन बिता रहा था। उसके कुछ समय बाद शांति के पति का देहांत हार्ट अटैक के कारण हो गया। उसने अपने पति के जाने के बाद सारा घर और कारोबार अकेले संभाला। वक्त बीतता गया और शांति ने अपना घर और बच्चों को अच्छे से संभाला। वेदा और शिवा भी अब बड़े हो गए थे। दोनों ने अपने पिता के कारोबार को संभाला और शांति को थोड़ी सी राहत मिल गई। शांति से वेदा कहता है, माँ अब आप सारा काम छोड़िए, आप आराम से घर पर रहकर आराम करिए। मैं और शिवा मिलकर सारा काम संभाल लेंगे, आप कोई चिंता मत करिए। ये सुनते ही शांति की आंख भर आई और वो रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, बेटा तुम लोग मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मुझे अपनी परवरिश पर नाज है। मुझे पता था तुम दोनों मेरी हिम्मत हो। जिस दिन तुम लोगों का सहारा नहीं मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसे मत बोलिए, आप तो हमारी जान हो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सारा परिवार बड़ा ही खुशी जीवन बिता रहा था। शांति को लगता है कि उसके बेटे बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाली है। अब समय आ गया है कि वो उनकी शादी कर दे। ये सोचकर वो अपने लड़कों की शादी तय कर देती है। दोनों की शादी होती है और कुछ वक्त तक परिवार में सब कुछ ठीक चलता है और फिर शुरू होता है असली ड्रामा। दोनों देवरानी और जेठानी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और वो अपने अपने पतियों से कहती है, देखिए जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। शिवा की पत्नी दिन भर कोई काम नहीं करती और सारा दिन अपने कमरे में टीवी देखती रहती है। ऐसे ही चला तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। वेदा अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपने छोटे भाई से जाकर कहता है, देख शिवा, तेरी बीवी घर के कामों में कोई काम नहीं करती। मेरी पत्नी अकेले सब काम करती है। अगर ऐसा ही रहा तो नहीं चलेगा। ये बात आगे जाकर बहुत बड़ी लड़ाई का विषय बन सकती है। तू जरा अपनी पत्नी को संभाल ले। मुझे ये सब मालूम नहीं भैया, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी पत्नी काम करती है। अपनी पत्नी की तरफदारी करने के बजाय तू उसे समझा, कुछ घर के कामों में हाथ बटाए। शिवा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुना धर्म पत्नी, भैया बता रहे थे कि भाभी उनसे कह रही है तुम घर के कोई काम नहीं करती। मैंने उनसे कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। देखा तुमने भैया कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी करते हुए तुम्हें बता रहे थे, जबकि ये बात सही नहीं है। मैं भी घर के काम करती हूँ, मगर तुम उनकी तरह अपनी पत्नी की तरफदारी क्यों करोगे? मुझे तो पता ही नहीं है घर में कौन कौन सा काम करता है। मैं थोड़ी ना काम छोड़कर ये सब देखूंगा। वही ना, तुम थोड़ी ना अपनी पत्नी के लिए कुछ बोलोगे। हाय रे मेरी किस्मत, कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी, जो अपनी पत्नी का पक्ष ही नहीं लेता। तुम इतनी भावुक मत हो, मैं करता हूँ भैया और भाभी से बात। हम इस परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। दोनों भाई आपस में बात करते हैं और ये विषय पे आते हैं कि वो अपनी गृहस्थी अलग अलग करें। ये बात होने के बाद बड़ी बहू अपनी सास के पास जाती है और कहती है, देखिए माँ जी, हम अब आपको फ्री में नहीं रख सकते। आप अपना बंदोबस्त कर ले, या कोई काम करके हमें पैसे ला के दो जिससे हम आपको 2 वक्त की रोटी ला के दे, या अपने दूसरे बेटे के यहाँ रह जाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बहू, मैं इस उम्र में क्या काम करूँगी? तुम लोग मेरे साथ ऐसे मत करो। मैंने अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है और उनको पाला है। अब इस उम्र में तो उन्हें मेरा सहारा बनना चाहिए। तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो सब मैं नहीं जानती, आप मेरी बात मानो या चले जाओ यहाँ से। छोटी बहू शांति को वही कहती है जो उसकी बड़ी बहू ने उससे कहा। शांति बहुत रोती है और रोते रोते घर से चली जाती है। दोनों बेटे अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है। उस पे उनकी छोटी बहू उनसे कहती है, अगर आप लोगों को अपनी माँ से इतना प्यार है तो आप दोनों अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। हम अपने मायके चले जाते हैं। दोनों बेटे चुप हो जाते हैं और अपनी माँ को जाने देते हैं। शांति बिना कुछ खाए रोड पर दर बदर घूमती है और वो लोगों से भीख मांगती है, मगर कोई उसे भीख नहीं देता। वो थक हार कर एक घर के पास बैठ जाती है और एक आदमी उसे देखता है जिसका नाम रोहन था। क्या बात है माँ जी, आप मेरे घर के सामने क्यों बैठी हो? आपका घर कहाँ है?
मुझे माफ करना बेटा, मैं अब यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपका कोई परिवार है या नहीं। अगर है तो उन्होंने आपको ऐसी हालत में कैसे छोड़ दिया? अगर नहीं है तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ का देहांत हुए अभी कुछ ही समय बीता है। अगर आप मेरे घर आकर रहेंगी तो मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। बताइए माँ जी, क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, मेरे 2 बेटे हैं। दोनों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया और दोनों ने जैसे ही शादी की वो एकदम से बदल गए। उनकी पत्नियों ने उनसे कहा कि मुझे घर से निकाल दे। उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया। उनको ये तक एहसास ना हुआ कि मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें बड़ा किया। ऐसे जीने से अच्छा ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले। माँ, ऐसे क्यों कहती हो? मैं हूँ ना, तुम्हें अपनी माँ की जगह दूंगा। तुम आज से मेरे घर रहोगी, मुझे अपना बेटा समझना। शांति रोहन को गले लगाती है और बहुत रोती है और वो उस दिन से उसकी माँ बनकर उसके घर में रहती है। रोहन भी शांति का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन रोहन को कुछ लोग भड़काते हैं और कहते हैं कि शांति उसके पैसे के लिए उसकी माँ बनी है और वो उसे धोखा देकर उसकी सारी जायदाद अपने और अपने सगे बच्चों के नाम कर लेगी। रोहन पहले तो ये सब बातों को नजरअंदाज करता है, फिर उसके दिल में भी शक पैदा होता है और वो एक योजना बनाता है जिससे उसे शांति की सच्चाई पता चले। रोहन एक बार कुछ काम के सिलसिले में शहर बाहर जाता है और उसी दौरान वो अपना एक्सीडेंट हो जाने का ढोंग रचता है, जिसमें वो शांति तक ये खबर पहुंचाता है कि वो कोमा में चला गया है। कुछ लोग शांति के घर आते हैं और कहते हैं कि रोहन के साथ एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें उसे बुरी तरह से गहरी चोट लग गई है और इसके चलते वो कोमा में चला गया है। शांति रोते रोते अपनी किस्मत को कोसती है। हाय रे हाय ऊपर वाले, मैंने क्या कर दिया? लगता है मेरी मनु साया मेरे बेटे पर पड़ गया। अब मैं क्या करूं? वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल जाती है और वहाँ अपने बेटे रोहन को देखकर बहुत रोती है। रोहन अच्छे से एक्टिंग करता है और बेहोश होने का नाटक करता है। मुझे माफ करना बेटा, मेरे कारण तेरा ये हाल हुआ है। मैं अपनी जी जान लगाकर तेरी सेवा करूंगी, तुझे वापस से ठीक करूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। दिन रात वो अपने बेटे की सेवा करती है और डॉक्टर भी रोहन की योजना में शामिल थे। वो भी इसे दिखाते हैं कि रोहन कोमा में है। रोहन ये देखकर मायूस होता है कि उसने अपनी माँ पर शक किया। एक रोज शांति के बेटे हॉस्पिटल आते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी बीमार बेटे की जायदाद उन लोगों को दे दे। शांति हॉस्पिटल से ही पुलिस को कॉल करती है और वो अपने बेटों को हवालात भेज देती है। ये देखकर रोहन का विश्वास और मजबूत हो जाता है और वो उस नाटक को खत्म करने की सोचता है। वो जोर से सांस लेता है और डॉक्टर शांति को रोहन के रूम से जाने कहते हैं। शांति रोते हुए रूम से चली जाती है और बाहर प्रार्थना करती है कि उसके बेटा ठीक हो जाए। रोहन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, बाहर मेरी माँ है, उनसे कहिए मैं ठीक हो गया। डॉक्टर शांति को जैसे ही बताते हैं वो बहुत खुश हो जाती है। रोहन को गले लगाकर बहुत रोती है। दोनों की आंख भर आती है और आगे का जीवन भी शांति रोहन के यहाँ बिताता है। उनकी शादी होती है और उसकी शादी के कुछ समय बाद शांति का देहांत हो जाता है। रोहन अपनी माँ के नाम एक स्कूल खोलता है और आए दिन शांति के नाम दान पुण्य करता है। वही शांति के बेटे जेल से निकलते हैं और रोहन से माफी मांगते हैं और अपनी अपनी गलतियों पर पहुंचताते हैं। शांति के बेटे और बहू भी सुधर जाते हैं और वो भी अपने माँ के नाम पर दान पुण्य करते हैं।